तो दोस्तों जरा सोचिए कि आप एक कश्ती में सवार होकर समंदर की लहरों पर आगे बढ़ रहे हो और अचानक आपको एहसास हो कि आपकी नाव किसी समंदर पर नहीं बल्कि पानी में डूबे हुए एक आलीशान शहर के ऊपर तैर रही है। जब आप नीचे झांकें तो आपके पैरों के ठीक नीचे कई 100 मंजिल ऊंची गगनचुंबी इमारतें खड़ी दिखाई दें। आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है इसी खौफनाक मंजर से। चारों तरफ तबाही का मंजर था। कभी इंसानों से गुलजार रहने वाले शहर आज पानी के नीचे गहरे दफन हो चुके थे। आखिर इस दुनिया के साथ ऐसा क्या हुआ था? कौन सी ऐसी तबाही इस खोखली दुनिया में हर तरफ जानलेवा रेडिएशन फैला हुआ था जो किसी भी इंसान को महज 3 मिनट के अंदर तड़पा तड़पा कर मार सकता था। लेकिन इसी नर्क के बीच एक अजीब सी अफवाह उड़ रही थी कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो आज भी हरी भरी और सुरक्षित हैं। बस इसी जादुई और सुरक्षित जमीन को ढूंढना अब बचे कुचे इंसानों की आखिरी उम्मीद बन चुका था। हमारी कहानी का हीरो जॉन अपने परिवार के साथ पिछले 5 सालों से एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर में किसी तरह अपनी सांसें बचाए हुए था। लेकिन अब इस बंकर के दिन भी पूरे हो चुके थे। लगातार आ रहे भूकंप और फटने को तैयार ज्वालामुखी चीख चीख कर कह रहे थे कि यहाँ ज्यादा दिन टिकना मुमकिन नहीं है। एक दिन जॉन स्पेशल रेडिएशन सूट पहनकर बंकर से बाहर पैर रखता है। वह मलबे को पार करते हुए जैसे ही समंदर के किनारे पहुंचता है उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह तुरंत वायरलेस पर अपने साथियों को खुशखबरी देता है कि किनारे पर कुछ लाइफ बोट्स खड़ी हैं और दूर समंदर में एक बहुत बड़ा मिलिट्री जहाज डिस्ट्रॉयर तैर रहा है। जॉन उस टूटे हुए जहाज के अंदर दाखिल होता है। अंदर कोई राशन नहीं था, कोई इंसान जिंदा नहीं था, सिर्फ कुछ जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। निराश होकर जब जॉन लौटने लगता है तभी उसकी नजर कैप्टन के केबिन में रखी एक डायरी पर पड़ती है। जब वह डायरी खोलता है तो उसके अंदर एक सूखी हुई जामुनी रंग की पत्ती दबी मिलती है। 5 साल के लंबे सूखे के बाद जॉन ने पहली बार कोई फूल देखा था। वह उसे अपनी पत्नी के लिए संभाल कर रख लेता है। तभी अचानक जानलेवा रेडिएशन का तूफान बढ़ रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो आसमान को छूती हुई काले धुएं की एक खौफनाक दीवार। वह वायरलेस पर चिल्लाता है कि बंकर का गेट खुला रखना, मैं बस पहुंचने वाला हूं। जैसे ही जॉन बंकर के दरवाजे के पास पहुंचता है पीछे एक जबरदस्त आसमानी बिजली कड़कती है। जॉन हवा में छलांग लगाता है और बंकर के अंदर जा गिरता है। भारी लोहे का दरवाजा बंद होता है और उसकी जान बाल बाल बचती है। बंकर के अंदर जॉन वह खूबसूरत फूल अपनी पत्नी एना को देता है। एना उस फूल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि वह भूल चुकी थी कि कुदरत की खूबसूरती कैसी होती है। पास बैठा उनका छोटा बेटा नाथन मासूमियत से कहता है, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। लेकिन जॉन उसे डांटते हुए कहता है कि बाहर सिर्फ मौत का तांडव है, वहाँ कभी मत जाना। एना इस बंकर की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा थी। वह कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर बाहर गंवाए अपनी पत्नी और बेटे को लेता है, कुछ जरूरी दवाइयाँ और बैग उठाता है और पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। बाहर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। पहली कश्ती पर सवार होने के लिए लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे थे। इतने सारे लोगों के वजन से वह कश्ती समंदर में पलट जाती है और सैकड़ों लोग डूब जाते हैं। जॉन समझ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर दूसरी कश्ती की तरफ भागता है। तभी रास्ते में जॉन देखता है कि कुछ हैवान लोग उसके एक पुराने फौजी दोस्त को पानी में डुबोकर मार रहे हैं ताकि उसका रेडिएशन मास्क छीन सकें। जॉन और एना अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों को पीटते हैं और अपने दोस्त को पानी से बाहर निकालते हैं। लेकिन इसी आपाधापी में कोई जॉन का खुद का मास्क छीनकर भाग जाता है। जॉन के पास पीछा करने का वक्त नहीं था। वे चारों किसी तरह धक्का मुक्की करके आखिरी कश्ती के अंदर घुस जाते हैं। तभी छोटा न चाहिए क्योंकि अगर सब ठीक रहा तो हम 1 हफ्ते में लंदन पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बेरहम समंदर पर 1 हफ्ता गुजारना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि पूरा आइसलैंड का नक्शा ही मिट चुका है और समंदर की धाराएं बदल चुकी हैं। सब भगवान से अपनी सलामती की भीख मांग रहे थे। अगले दिन मुसीबत फिर दस्तक देती है। कश्ती का इंजन अचानक बंद हो जाता है और वे बीच समंदर में लावारिस तैरने लगते हैं। जॉन खुद मैकेनिक का काम जानता था। वह जान जोखिम में डालकर इंजन रूम में उतरता है और काफी मशक्कत के बाद इंजन को दोबारा चालू कर देता है। रात को जब जॉन और उसका बेटा आसमान की तरफ देखते हैं मिल्की वे गायब हो चुकी थी। अब आसमान में धूमकेतु के लाखों चमकीले टुकड़े एक खौफनाक बेल्ट की तरह तैर रहे थे जो कभी भी नीचे गिर सकते थे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। कश्ती का खाना और पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। भूख और कमजोरी के मारे लोग लाशों की तरह पड़े थे। तभी अचानक कश्ती किसी भारी चीज से टकराकर रुक जाती है। जॉन बाहर आकर देखता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वे किसी समंदर में नहीं, सब कश्ती से उतरकर बची कुची सूखी जमीन पर चल
चलने लगते हैं। रास्ते में एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था लिवरपूल को खाली कर दिया गया है। जॉन अपना रेडिएशन मीटर निकालता है। हवा खराब थी लेकिन इतनी भी नहीं कि इंसान तुरंत मर जाए। तभी उन्हें आगे कुछ साए दिखाई देते हैं। वे पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि हजारों रेफ्यूजीज की भीड़ एक बहुत बड़ी लोहे की दीवार के बाहर खड़ी है। रेडिएशन की वजह से उन लोगों की त्वचा सड़ चुकी थी। दीवार के ऊपर हथियार बंद सैनिक खड़े थे। उनका कमांडर चिल्लाता है, सिर्फ सरकारी पास टोकन वाले वीआईपी लोगों को ही अंदर आने की इजाजत है। एना के पास बंकर का सरकारी टोकन था। वह उसे दिखाती है और सैनिक गेट खोलने लगते हैं। लेकिन तभी जॉन का दोस्त घबरा जाता है क्योंकि उसका टोकन कहीं गिर चुका था। दोस्त रोते हुए सैनिकों से मिन्नतें करता है और देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच जाती है। लोग दीवार पर चढ़ने लगते हैं। सैनिक घबराकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और गेट को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। जॉन का परिवार भी अंदर जाने से चूक जाता है। उसी वक्त आसमान का रंग बदलने लगता है। एक बहुत बड़ा लाल रंग का रेडिएशन तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। भीड़ पागलों की तरह भागने लगती है। जॉन अपनी पत्नी और बेटे को लेकर दौड़न बाहर आता है और रोते हुए सच बताता है कि बंकर से बाहर बार बार निकलने की वजह से उसे जानलेवा रेडिएशन सिकनेस हो चुकी है और डॉक्टर के मुताबिक उसके पास सिर्फ 6 से 8 हफ्ते का वक्त बचा है। एना टूट जाती है लेकिन जॉन उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मेरे पास वक्त कम है। मुझे मरने से पहले तुम्हें और नाथन को उस हरी भरी जन्नत पहुंचाना होगा ताकि मैं चैन से मर सकूं। अगले दिन वे माँ से विदा लेते हैं। माँ चुपके से जॉन के हाथ में एक लोडेड पिस्तौल थमा देती है। वे गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त अचानक उनकी कार पर हमला होता है। गाड़ी में बैठी एक सहयात्री लड़की के सिर पर सीधे गोली लगती है और वह वहीं दम तोड़ देती है। कुछ डकैत गाड़ी छीनने के लिए फायरिंग कर रहे थे। वे दोनों डकैतों को मारकर उस लड़की की लाश को दफनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन पहाड़ों के बीच चलते हुए अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। सामने का मंजर देखकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भूकंप की वजह से पूरी पहाड़ी के बीच एक विशाल और गहरी खाई बन चुकी थी जिसने रास्ते को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब उस पार जाने का सिर्फ एक ही जरिया था, 2 रस्सियों और लकड़ियों से बना एक बेहद कमजोर और झूलता हुआ सस्पेंशन ब्रिज। जॉन सबसे पहले उस हिलते हुए पुल पर कदम रखता है और नाथन से कहता है कि बेटा बस नीचे मत देखना। एना पीछे पीछे आ रही थी और डर के मारे कांप रही थी। तभी हवा का एक जबरदस्त झोंका उस इंसान को पीछे ढकेलता है। एना नाथन को खींचती है और जैसे ही वे तीनों सुरक्षित किनारे पर पैर रखते हैं वो पूरी सीढ़ी टूटकर नीचे खाई में समा जाती है। वे सब कई दिनों तक भूखे प्यासे पैदल चलते रहते हैं। चारों तरफ सिर्फ जली हुई काली मिट्टी थी। जन्नत का कोई नामो निशान नहीं था। तभी रास्ते में उन्हें एक बंदूकधारी शख्स मिलता है। जॉन अपने हाथ खड़े कर देता है। वह अपनी दास्तां सुनाता है तो वह शख्स पिस्तौल नीचे कर लेता है। वह उन्हें अपने सीक्रेट बेस पर ले जाता है जो फ्रांस के उत्तरी हिस्से में था। वह शख्स उन्हें भरपेट खाना खिलाता है और बताता है कि हाँ, वो जादुई हरी भरी जगह सच में मौजूद है जिसे क्रेटर कहते हैं। लेकिन वहां जाने का रास्ता एक एक्टिव वॉर जोन युद्ध क्षेत्र से होकर गुजरता है जहां बची कुची सेना और बागी आपस में 24 घंटे लड़ रहे हैं। वह शख्स जॉन को एक कमांडर की पुरानी तस्वीर देता है और कहता है कि यह तुम्हारा पास है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी कैमिल को भी अपने साथ उस जन्नत में ले जाना होगा। एना तुरंत हाँ कर देती है। अब सफर और मुश्किल हो चुका था क्योंकि जॉन लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। कैमिल फ्रांसीसी भाषा में उन्हें समझाती है और वो फोटो दिखाती है। सैनिकों का दिल पिघल जाता है और वे रात के अंधेरे में उन्हें उस खूनी जंग के मैदान को पार करवाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रात चारों तरफ से तोपों और मशीन गनों के गोले बरस रहे थे। जॉन अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़े हुए था। किसी तरह वे उस कुरुक्षेत्र को पार करके सुबह होने तक मुख्य मिलिट्री कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जिस कमांडर के भरोसे वे आए थे वह कल ही जंग में मारा जा चुका है। जॉन का दिल टूट जाता। कुछ देर के सन्नाटे के बाद कार का दरवाजा खुलता है और जॉन लड़खड़ाते हुए बाहर आता है। लुटेरे मारे जा चुके थे। एना भागकर जॉन के पास जाती है तो देखती है कि जॉन के पेट में एक गहरी गोली लगी है और वहाँ से खून का फव्वारा छूट रहा है। जॉर्ज मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है। एना रोते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठती है और गाड़ी को सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ भगा देती है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। अब उन्हें पैदल चढ़ना था। एना और नाथन जॉन को अपने कंधों पर सहारा देते हैं और रोते हुए उस आखिरी पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। और आखिरकार जैसे ही वे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखते हैं, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सामने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत क्रेटर था जिसके अंदर का नजारा किसी जन्नत जैसा था। नाथन और एना के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान
मुस्कान आ जाती है। जॉन उस खूबसूरत नजारे को देखता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है। वह एना का हाथ थामता है, अपने बेटे के सिर पर हाथ रखता है और एक आखिरी गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक जांबाज बाप ने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने जीवन का आखिरी बलिदान दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी द डूम्सडे डिजास्टर ग्रीनलैंड माइग्रेशन की, जो हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया का अंत ही क्यों ना आ जाए, एक पिता का अपनी औलाद दी हुई इस नई जिंदगी के सहारे इंसानी सभ्यता इस नई जन्नत में एक बार फिर से जन्म लेगी। अगर इस इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।